हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी डिफरेंस मैं कराने वाला हूं यूपी बोर्ड के सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण डिफरेंस भी मैं कराऊंगा। केवल जितने भी डिफरेंस कराऊंगा उनको आप तैयार करके जाना, एक भी आपको मिस नहीं करना है, सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो आज का पहला डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, एक ऐसा ठोस जिनकी जो रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। अब रचक इकाई घटक किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, जिनसे वो मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी ठोस होगा वो अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बना होगा। तो जब उनके रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम से व्यवस्थित होंगे तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल में जाते हैं तो एक निश्चित क्रम में यदि बैठे रहते हैं, यदि निश्चित क्रम में एक लाइन में पंक्तिबद्ध में बैठे हैं तो आपको क्रिस्टलीय हो गया। लेकिन आप तितर बितर प्रार्थना करते समय आप तितर बितर हो जाते हैं, या स्कूल की छुट्टी होती है तो तितर बितर हो जाते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में रबर कांच है, रबर कांच, इनमें जो अणु, परमाणु या आयन होंगे वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे। तो भैया इनकी जो संरचना एक निश्चित ज्यामिति वाली होती है, मतलब एक नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, तब इनमें एक निश्चित ज्यामिति बनती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति नहीं होती। प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप समझ गए कि क्रिस्टलीय ठोस में जो रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, यानी जो कण होते हैं एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित क्रम में नहीं पाए जाते। कोई भी अंतर होगा, 3 से कम आप किसी को भी तैयार नहीं करेंगे, 3 अंतर आपका याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखो। इनकी आंतरिक संरचना में अवयवी कणों में एक निश्चित क्रम पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय में प्यारे बच्चों एक निश्चित क्रम नहीं पाया जाता। शॉर्टकट में याद करोगे, क्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जांपल याद कर लो, NaCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, हीरा है, क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में आप याद कर लो कांच, रबर। तो आपके 3 अंतर तैयार हो गए। देखिए, और देखो यहां पर देखो, इनकी गलनांक तीक्ष्ण तथा निश्चित होती है, तथा इनकी गलनांक तीक्ष्ण तथा निश्चित नहीं होती। इनका शीतलन वक्र असतत होता है, तथा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय की बात करें तो इनकी शीतलन वक्र सतत होता है। तो 4 5 से ज्यादा तैयार भी नहीं करना है, एक डिफरेंस में 5 आपका क्लियर होना चाहिए, ज्यादा नहीं। इनमें विषमदैशिकता पाई जाती है और इनमें समदैशिक, यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं उतना ही आप तैयार करें, उसी लेवल पे आप तैयार करें। ठीक है, क्लियर है ना। तो 5 अंतर तैयार हो गए, फटाफट एक बार रिवीजन कर लो। इसमें क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित क्रम पाया जाता है, इनके कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित क्रम नहीं पाया जाता, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। फिर बच्चों, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इसमें इनका गलनांक जो है तीक्ष्ण होता है, और जो आपका तथा निश्चित होता है, और गलनांक इसमें तीक्ष्ण तथा निश्चित नहीं होता। ठीक है, ना तो तीक्ष्ण और ना तो निश्चित होता है। इनमें जो शीतलन वक्र है असतत होता है, सतत होता है। इसमें ये विषमदैशिक प्रकृति का होता है, समदैशिक का प्रकृति का होता है। एग्जाम्पल में आप तैयार कर सकते हो, जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड हो गया, हीरा ग्रेफाइट हो गया, ये क्रिस्टलीय ठोस है। रबर और यदि कांच की बात करें तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला डिफरेंस है प्यारे बच्चों, यहां पर साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको तैयार करना है। देखिए, साटकी दोष कब उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी क्रिस्टल है उसमें से जब कोई धनात्मक ऋणात्मक आयन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो साटकी दोष कहलाता है। लेकिन फ्रैंकल दोष क्या होता है, फ्रैंकल मतलब फंस जाना, साटकी मतलब सटक जाना, अपने स्थान को छोड़कर के बाहर चले गए। फ्रैंकल मतलब फंस जाना, भैया स्कूल से आप निकले, बाहर प्रिंसिपल खड़े थे, फंस गए, स्कूल के अंदर रह गए। तो ये आपका जो फ्रैंकल दोष होता है, इसमें जो क्रिस्टल यानी क्रिस्टल के जो आयन होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ते तो हैं, लेकिन अपने ही क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान पर फंस जाते हैं। इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व कम हो जाता है, यानी साटकी दोष में घनत्व कम होता है प्यारे बच्चों, जबकि जो आपका फ्रैंकल दोष होता है इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह दोष उच्च समन्वयन संख्या वाले आयनिक यौगिकों में ही पाया जाता है, और यह उन यौगिकों में पाया जाता है जहां धनायन एवं ऋणायन में काफी अंतर होता है, जबकि साटकी दोष में जो भी क्रिस्टल होगा उसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होगा। ठीक है, इसमें देखो परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता साटकी दोष में, लेकिन भैया फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से समझो, 3 अंतर तैयार करना है। साटकी दोष में जो आयन होते हैं अपने क्रिस्टल में से अपने रिक्त स्थान को, मतलब अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान बना देते हैं और सीधे बाहर चल जाते हैं। साटकी मतलब सटक जाना, साटकी मतलब सटक जाना, साटकी मतलब सटक जाना, और फ्रैंकल मतलब फंस जाना। अपने स्थान को तो छोड़ते हैं लेकिन क्रिस्टल के ही कहीं अन्य जगह पर जाकर क्या हो जाते हैं,
फंस जाते हैं, तो वहां पर बन जाता है आपका फ्रैंकल दोष। 60 की दोष में घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहां से स्थान से निकल गए हैं तो घनत्व तो कम हो गया। लेकिन फ्रैंकल दोष में प्यारे बच्चों घनत्व में कोई अंतर प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, ये किसमें होता है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन लगभग समान होता है। 60 की दोष में, यानी 60 की दोष उसी क्रिस्टल में पाया जाएगा जिसमें धन आयन ऋण आयन लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। फ्रैंकल दोष में प्यारे बच्चों धन आयन और ऋण आयन में काफी अंतर होता है। ओके, 3 अंतर तैयार हो गए, 3 ही तैयार कर लो आप लोग। इसमें परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फ्रैंकल दोष की यदि हम परावैद्युतांक की बात करें तो इसमें मान बढ़ जाता है। अगला डिफरेंस आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, मोलरता और मोललता में अंतर। देखो इनकी मैं ऑलरेडी वीडियोज बना दिया हूं कि मोललता क्या है, मोलरता क्या है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर आप क्लियर कर लें। देखो मोलरता जो होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन मोललता जो होता है प्यारे बच्चों 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। परिभाषा पहले आप याद कर लो, मोलरता क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। मोललता क्या है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, जो मोलरता होता है प्यारे बच्चों तापक्रम पर निर्भर होता है, लेकिन जो आपका मोललता होता है तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होता। 3 अंतर तैयार कर लो आप। ठीक है, इसमें 5 दे के रखा, चलिए शुरू करते हैं। मोलरता में बिलियन के आयतन पर विचार करते हैं, बिलियन के आयतन, क्योंकि कहा गया ना 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपका मोलरता कहलाता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहां पर विलायक लेकर चलेंगे, क्योंकि बोला है विलायक के 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलरता किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या है। मोललता बिलियन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। समझ में आया? मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता प्यारे बच्चों, लेकिन मोललता में विलायक के भार यानी आयतन का, यहां पर देखो इसमें हम अच्छा एक चीज ये बोल के रखा है कि इसमें विलायक से कोई महत्व नहीं रखता, जबकि मोललता में बिलियन से कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि मोलरता बिलियन पर परिभाषित होता है, इसलिए विलायक के भार का कोई महत्व नहीं है, और मोललता विलायक से परिभाषित है, इसलिए बिलियन के आयतन का कोई महत्व नहीं है। ये चीज बोल के रखा है। ठीक है, चलिए अगला, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मोलरता तापक्रम पर निर्भर करती है, जबकि यदि मोललता की बात करें प्यारे बच्चों तो यह तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण डिफरेंस है। एक भी क्वेश्चन में जो बता रहा हूं छोड़ना नहीं है, इसके पहले भी मैंने कई वीडियोज अपलोड किया है, उसे आप लोग देख लो। अगला एक क्वेश्चन यहां पर प्यारे बच्चों, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर। जितने भी अंतर तैयार करवा रहा हूं प्लीज आप लोग एक भी मिस मत करना। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और जो आपका आदर्श विलयन होता है इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता प्यारे बच्चों, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन होता है। समझ में आया? कुछ की नहीं। आदर्श विलयन किसे बोलेंगे, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलयन कहेंगे। अनादर्श विलयन क्या है प्यारे बच्चों, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन आपका नहीं होता, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार यदि आयतन परिवर्तन की बात करें तो आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होता प्यारे बच्चों, अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन होता है। 3 डिफरेंस। अब देखो ना, ये क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश में 14, 19, 20 में, समझ रहे हो ना? तो यूपी बोर्ड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। मोलरता और मोललता में अंतर करा है, परिभाषा तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, किसी भी दम पे आप मत छोड़ना। ओके, समझ में आया? मोलरता मोललता मैंने बता दिया। मोलरता क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता क्या है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ये है भैया, सिंपल है। इन पर मैं बढ़िया बेहतरीन वीडियो बनाया, कोई भी टॉपिक सर्च कर दो यूट्यूब पे शिव कोचिंग क्लासेस के नाम पे, आपको हर एक टॉपिक का सलूशन मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग सर्च करो और तैयारी करो। तो अगले कड़ी में प्यारे बच्चों हमारा जो डिफरेंस है, धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। देखो यहां पर जो हमारा जैसे एंथैल्पी परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन होता है, तो प्यारे बच्चों ये अनादर्श विलयन के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे ना? तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, जो आंशिक बाष्पदाब से राउल्ट से परिकलित नियम से अधिक होता है, तो फिर उसको धनात्मक विचलन वाले विलयन कहेंगे, और जो कम होता है उसे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहेंगे।
तो धनात्मक में देखो इन विलयनों में आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से अधिक होता है, इसलिए धनात्मक है, धन मतलब अधिक होगा। ऋणात्मक की बात करें प्यारे बच्चों तो इन विलयनों में आंशिक वाष्प दाबों के मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से कम होता है। यहां पर जो एंथैल्पी का मान है अधिक होगा, यहां पर एंथैल्पी का मान क्या होगा, यहां पर प्यारे बच्चों कम होगा। अब ये आपका एक डेल एच है तो यहां पर आप एक डेल भी कर दो, आयतन कर दो, तो आयतन एक में अधिक होगा, एक में कम होगा, यानी धनात्मक में अधिक, ऋणात्मक में कम। ये निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप्स होते हैं, ये उच्च क्वाथी एजियोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो विलेय विलायक अन्योन क्रिया का मान विलेय और विलायक विलायक से कम होता है, जबकि विलेय विलायक अन्योन क्रिया का मान विलायक विलायक से अधिक होता है। अरे इसको मत याद करो भाई, 3 अंतर तैयार कर लो ना कम से कम। उदाहरण आप तैयार कर सकते हो, यहाँ पर देखो CH3COCH3 प्लस CH2, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को आप एसीटोन से मिला दो तो ये आपका धनात्मक विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन बन जाता है। ये डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। चलो अगला डिफरेंस देखो प्यारे बच्चों, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर। धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता। देखो धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है, यानी धात्विक चालकता की बात करें, धात्विक चालन किस प्रकार से होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तब उसमें जो धारा बहेगी तब उसे कहेंगे धात्विक चालकता। और विद्युत अपघट्टों में विलयन में विद्युत धारा का जो चालन होगा आयनों की गति के कारण होगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो उसमें जो चालन होगी वो धात्विक चालकता कहलाएगा, जब आयन प्रवाह होगा तब उसमें जो चालकता होगी उसे विद्युत अपघटनी चालकता कहेंगे। धात्विक चालन में चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। धात्विक चालक होते फिर बच्चों तब उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत अपघट्ट का विघटन हो जाता है, अतः उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। धात्विक चालन में जो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। विद्युत अपघटनी चालन पर बच्चों इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। किसमें? आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ताप वृद्धि से धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है, जबकि ताप वृद्धि से विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है। तो तैयार कर लिए, धात्विक चालन में ताप वृद्धि से धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है और विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। फिर से आप देख लो एक बार कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो धात्विक चालक होगी, जब आयन का प्रवाह होगा तो विद्युत अपघटनी चालक होगा। धात्विक चालक में चालन से रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकता में रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारा धात्विक चालकता हो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता फिर बच्चों, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में अपघटन होता है, टूटता है तो पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तापमान वृद्धि से धात्विक चालकता का मान क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। फिर अगले डिफरेंस पर चल चुके हैं। यहां पर देखो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये फिजिक्स में भी आप पढ़े हो कि किसी खुले परिपथ में अर्थात जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो एक सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। लेकिन किसी भी परिपथ में सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर विभवांतर कहलाएगा। ये कब होगा? खुले परिपथ में। कब? खुले परिपथ में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, जबकि ये किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है, विभवांतर सेल द्वारा प्राप्त वोल्टेज से कम होता है। कहने का मतलब जो सेल में अधिकतम विभवांतर होता है उसे वोल्टेज कहते हैं, लेकिन जो विभवांतर का मान है विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल परिकलित कार्य सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य निरूपित करता है, मतलब सेल कितना अधिकतम कार्य करता है वो विद्युत वाहक बल बताता है। विभवांतर द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य से कम होता है, मतलब हमेशा विद्युत वाहक बल बड़ा है, विभवांतर छोटा है, ऐसा तैयार रखो। विद्युत वाहक बल परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि विभवांतर परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है फिर बच्चों, जबकि विभवमापी को वोल्ट मीटर द्वारा, देखो विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है, इससे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है, और विभवांतर को भी वोल्ट मीटर से मापा जा सकता है, मतलब दोनों सेम है। आप 4 डिफरेंस तैयार कर लो। 3 या 4 नंबर का आएगा फिर बच्चों, तो इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लो अच्छे तरीके से। पछताना मत बाद में कि सर ये तो आया था हमने पढ़ा नहीं, काश इसे पढ़ के गए होते तो बन गया होता।
तो अगले डिफरेंस पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अणुसंघनता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अणुसंघनता किसे कहते हैं? कितने अणु, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं, वो अणुसंघनता कहलाती है। लेकिन अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं में कितने में सांद्रण में परिवर्तन होता है। जैसे भैया आप किसी लड़ाई में गए, 10 लोग गए और सिर कितने लोगों का फूटा? 5 लोगों का। तो 10 लोग गए, वो अणुसंघनता हो गई संख्या। लेकिन अब हम वास्तविक में कितना भाग ले लिया? 5 लोगों का सिर फूटा तो 5 हो गए, उसकी कोटि। समझ में आया? यह केवल सैद्धांतिक पद होता है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोग, सिद्धांत मतलब 10 लोग चले गए, वो सिद्धांत हो गया कि मारने जा रहे हैं, और वहां जो प्रयोग हुआ 10 लोगों में 5 लोगों का सिर फूट गया, वो आपका क्या हो गया? कोटि हो गया। हमेशा पूर्णांक होता है, यह प्रभाज भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, भिन्न हो सकता है। इसका मान शून्य नहीं होता, क्योंकि जितने लोग गए हैं, समझ रहे हो, तो शून्य नहीं हो सकता। शून्य लोग यदि जाएंगे तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। इसका मान शून्य भी हो सकता है। क्यों? यहाँ 10 के लिए 10 लोग लठ लेकर चले गए, भैया मारने आ गए, लेकिन वहां कोई नहीं मारे, सब डर गए, तो शून्य भी हो सकता है। ऐसा है। इसमें अभिक्रिया की क्रियाविद से संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जाके खड़े रह जाएंगे तो कहा खाक मिलेगा जानकारी। लेकिन अब क्रिया की कोटि में भैया क्रियाविद से संबंध में जानकारी मिलती है कि अब क्रिया हुई कि नहीं हुई। ये कब पता चलेगा? अब क्रिया की कोटि, सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तब होगा। 10 लोग चले गए, लठ जब तक उनके नहीं बजेगा सर में, तो क्या पता चलेगा सर फूटा कि नहीं, लड़ाई हुआ कि नहीं। भैया अब क्रिया की कोटि मतलब सांद्रण में परिवर्तन। 10 व्यक्ति चले गए लठ मारने, समझ रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लठ लिए खड़े हैं, लड़ाई। अरे भैया क्या सर, लठ क्या है? अरे डंडा भाई, डंडा, डंडा समझो, लठ क्या, डंडा, समझ रहे। तो अणुसंघनता और अभिक्रिया की कोटि तो ये मेरे बहुत बचपन से याद है, मैं 12th में था तब से याद है भैया। ऐसे ही लॉजिक से याद करता था मैं बहुत केमिस्ट्री जो है अपने भाषा में याद करता था, तो सिंपल याद हो जाता था। आप भी अपनी भाषा में समझो, भाषा में याद करो, बिल्कुल रटो नहीं, आपको सिंपल तरीके से याद होगा। तो अगले क्रम में इसे भी तैयार कर लो यार, छूटता क्यों है, इसे भी तैयार करते चलो। अब क्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। इकाई समय में क्रिया कारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। क्रिया कारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसमें कमी होगी, और जो बनने वाला पदार्थ उसमें वृद्धि होगी। इसको व्यक्त करता है कौन? अभिक्रिया की दर। लेकिन जो दर स्थिरांक है ये वास्तव में एक समानुपातिक स्थिरांक होता है और कुछ नहीं समीकरण में, समझ रहे। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, जबकि दर स्थिरांक मेरे बच्चों सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, समझ रहे हैं। अभिकारक में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ये स्थिरांक है। साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। साम्यावस्था में जितना आगे का जा रहा है उतना पीछे से आ रहा है, अग्र और पश्च बराबर। इसमें साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के अनुपात ही सम स्थिरांक होता है। इसकी इकाई मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स होता है, ठीक है। जबकि इसकी कोटि पर निर्भर करती, दर स्थिरांक की इकाई जो है कोटि पर निर्भर करती है। स्क्रीनशॉट लेना है? अरे वक्त बहुत कम है, अब कहाँ, सिर्फ समझ लो, बस एक बार पढ़ लो, वीडियो रोक कर देख लो कि हाँ इसे हमको पढ़ के जाना है। तो चैप्टर 5 का ये अंतर तैयार कर लो भाई, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अंतर है, भौतिक शोषण और रासायनिक शोषण, ठीक है। फटाफट देख लो, ठीक है। आप पहला अंतर ये तैयार करो कि जो भौतिक शोषण है उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और ये जो रासायनिक है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है, क्लियर। भौतिक शोषण में अधिशोष और अधिशोषक के बीच दुर्बल बांडर वाल्स बल कार्य करता है, जबकि रासायनिक शोषण में प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। देखो, भौतिक में दुर्बल आकर्षण बल और रासायनिक शोषण में रासायनिक बंध, दो अंतर याद हो गया, समझ में आया। तीसरा तैयार करो कि भौतिक शोषण कम ताप पर होता है और ये उच्च ताप पर होता है। साधारण याद करना, रटना नहीं है, साधारण याद करना, समझना कि हम पेपर में लिख सकें, रट्टा नहीं मारना कि किताब में जो लिखा वही करते रहे, नहीं तो आप उतना भी नहीं कर पाओगे। भाई साहब समझना है, समझ के लिखना है कि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अधिशोष और अधिशोषक के मध्य दुर्बल बांडर बल पाया जाता है, इसमें रासायनिक प्रबल रासायनिक बंधन पाया जाता है। भौतिक शोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती और रासायनिक शोषण की प्रकृति अत्यंत विशिष्ट होती है। 3 से 4 तैयार कर लो, 5-6 मत करो भाई, 4 तैयार कर लो, 3 तैयार कर लो। अंतिम समय यदि 3 भी तैयार हो गया तो बहुत है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा ये डिफरेंस आता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही, स्नेह मतलब प्रेम करना, और द्रव विरोधी मतलब प्रेम ना करना, यानी मिलाने से भी ना मिले, द्रव स्नेही देखने पर ही प्यार हो जाए। तो भैया जो हमारा द्रव स्नेही होगा, इस विलेन को मिलाते ही आसानी से घोल देंगे तो विलेन बन जाएगा। लेकिन द्रव विरोधी, जबरदस्ती शादी का बंधन नहीं बांधना चाहिए, द्रव विरोधी होता है।
समझ रहे हैं ना। तो द्रव विरोधी में विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अरे प्यारे मोहब्बत वाले तो बिल्कुल बिना कुछ किए भैया शादी होना है, लेकिन जबरदस्ती की शादी है द्रव विरोधी होती है। तो बनाते हैं इसको, आसानी से घोल देते हैं तो द्रव स्नेही बन जाता है, क्योंकि उनके बीच प्रेम है, आकर्षण है। द्रव विरोधी में ना तो प्रेम ना आकर्षण है, तो विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ता है। 4 लोगों को बैठा कहीं कहीं कोई भाग ना जाए, समझ रहे हो। चलो, श्यानता, इसकी श्यानता परिप्रेक्ष्य श्यानता से हमेशा अधिक होती है और माध्यम के समान ही होती है। अगला प्रक्रम, यह एक उत्क्रमणी प्रक्रम है, प्रकृति की बात करें, और ये अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। ऐसा शॉर्टकट में याद करो, द्रव स्नेही उत्क्रमणी प्रक्रम, इसकी प्रकृति उत्क्रमणी पाई जाती है, जबकि ये अनुत्क्रमणी होती है। स्थायित्व, जो द्रव स्नेही है, प्रेम है, संबंध है, तो अधिक स्थायी होगा। बिना प्रेम का दोस्ती, बिना प्यार का दोस्त किसी काम का नहीं होता, इसलिए कम स्थायी होता है। पृष्ठ तनाव की बात करें तो इसका पृष्ठ तनाव विलायक से कम होता है, जबकि द्रव विरोधी में इसका पृष्ठ तनाव प्यारे बच्चों विलायक के समान होता है। तो जाते जाते 2 डिफरेंस और पढ़ लो यार, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, साथ में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, इतना और पढ़ लो बस फटाफट। डी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ही जाएंगे, जब एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ को उसमें प्रवेश करेंगे। 2 चीज तो आपको क्लियर हो गया। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं अधिक स्थायी होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। ये जो शॉर्टकट में बता रहा हूं कि डी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में ही जाएंगे, डी ब्लॉक के तत्वों के जो डी कक्षक में ही प्रवेश करेंगे, समझ रहे हैं, जबकि इसमें एफ ब्लॉक के तत्वों में एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं स्थायी होते हैं, जबकि आपके एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। और चौथा याद कर लो, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व कम होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्व। आज का दिन है, आज बस ही तो पढ़ना है, तो इतना तैयार कर लो, जितना मैं कह रहा हूं 4 तैयार कर लो। फिर से बताओ, डी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक प्रकृति में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एफ ब्लॉक बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं, एफ ब्लॉक के कम स्थायी होते हैं। इतना तैयार कर लो बस। ठीक है, बाकी तो और अंतर है कि इसमें 2 कोष n और n-1 अपूर्ण होते हैं, इसमें 3 कोष n, n-1, n-2 अपूर्ण होते हैं। जाते जाते तैयार कर लो, जाते जाते तैयार लो कर लो, कहीं काश यही ना आ जाए। फिर बच्चों काश यही ना आ जाए, तो प्लीज आप लोग तैयार कर लो। इसके बाद ये तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड। लेंथेनम के बाद के तत्वों को हम लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, और एक्टिनियम के बाद के तत्व आते हैं, इसलिए एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। समझ में आया? देखो 3-4 अंतर याद करना है, रटना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से याद करना है। आपको किताब में इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है ना, इतना खतरनाक तैयार ही नहीं करना है, इतना खतरनाक याद ही नहीं करना यार, सिंपल भाषा में याद करना है। ये लेंथेनाइड जो तत्व है लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है, और एक्टेनियम के बाद के तत्व आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टेनाइड कहा जाता है। इसके जो लेंथेनाइड है इसके इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, एक्टेनियम के 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। 2 तो अंतर याद हो गया भाई, कैसा है? देखो एक और, लेंथेनाइड तत्वों के त्रिज्या में कमी होना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, जबकि आपका एक्टिनाइड है इसके परमाणु त्रिज्या में कमी होना पर बच्चों क्या कहलाता है? तो एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, और एक्टिनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, आगे देख लो, लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सो आयन बनाते हैं। लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे सरल सरल तैयार करो, सरल सरल तैयार करो, कठिन नहीं। और यदि वीडियो पसंद आया हो, वाकई में लगा हो कि हाँ यार कुछ है, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और जाते जाते अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन को भी याद करें। करेंगे कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं भाई साहब? कर लो यार, कर लो, एक बार देख लो कि अल्फा एमिनो अम्ल
सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल तथा कार्बोक्सिल अम्ल समूह होता है उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। जटिल नाइट्रोजन युक्त जो आपका यौगिक होता है प्रोटीन कहलाता है। एमिनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। देखो भाई, ग्लाइसिन है, लाइसिन है, हीमोग्लोबिन, केसीन है, ये प्रोटीन है, ये एमिनो अम्ल है। ठीक है, तो भैया देर किस बात की, फिर पढ़ ही लो यार। बाकी तो कौन नहीं जानता डीएनए और आरएनए में अंतर, कौन नहीं जानता डीएनए और आरएनए में अंतर कि नहीं आता। हर एक बच्चा कह देगा डीएनए और आरएनए में अंतर, तो भैया पढ़ के जाओ सर। भाई आधे घंटे में यार इतना तैयार कर लिए, अब किस बात की देरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, शेयर भी कर दो वीडियो यदि आपको वाकई में लग रहा हो, मजा आ रहा हो। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आपका आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सिंपल है, एक अंतर तो बन गया। ये द्विहेलिक्स संरचना होती है, एकल हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, इतना क्लियर है। इसके पिरामिड में क्षार में मुख्य रूप से थायमीन होता है, और जबकि आरएनए में जो क्षार होता है थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है, यह साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी पापा का गुण बेटे में ला देता है, और यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। डीएनए की बात करें तो प्रत्येक डीएनए एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है, जबकि आरएनए केवल संदेश वाहक का काम करता है। इसके बाद मैं कोई अंतर नहीं करूंगा, न दूंगा, नहीं तो आप गालियां देना शुरू कर दोगे कि सर एक के बाद एक अंतर तो जोड़ ही दिए आप, आधे घंटे में 50 करवा दोगे क्या, याद नहीं होगा, मर जाएंगे सर। अब बस करो, इतना ही तैयार कर लो, पास होने के लिए काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बच्चा लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।